बहुमुखी प्रतिभा के धनी और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले डॉक्टर विवेक पंडित जी ट्रेनर के रूप में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। अपनी कार्यकुशलता और बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से उन्होंने ऑथर, कोच और प्रोफेसर के अलग अलग रोल्स में भी अपनी खास पहचान स्थापित की है। डॉक्टर विवेक पंडित जी बिजनेस मैनेजमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में कम्युनिकेशन, इफेक्टिव ऑनलाइन ऑफलाइन टीचिंग, लीडरशिप प्रोग्राम्स, इमेज एनहांसमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट जैसे ट्रेनिंग टॉपिक्स के एक्सपर्ट भी हैं। मैनेजमेंट में डॉक्टरेट अर्जित कर चुके डॉक्टर विवेक पंडित जी प्रोफेसर के तौर पर जयपुरिया कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, IIPM, महाराणा इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म आदि संस्थानों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। उन्होंने यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, टाटा मोटर्स, IRITM, यूपी पुलिस आदि बेनिफिशियरीज के लिए भी अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट और ब्लॉगर का कार्य भी कर रहे डॉक्टर विवेक पंडित जी लगभग 20 से ज़्यादा किताबों के लेखन के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ट्रेनिंग और कोचिंग प्रदान कर रही ऑर्गेनाइजेशन कलाइडो सिनर्जी के फाउंडर डॉक्टर विवेक पंडित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक और प्रेजेंटेशन में, एक और शो में जो बिजनेस पाठशाला आपके लिए लेके आती है। और आज का फोकस दोस्तों है रिस्क मिटिगेशन में। जोखिम जो आपके बिजनेस में आ सकता है और रहता भी है, उसको कैसे कम किया जाए। तो जोखिम कम करना, रिस्क मिटिगेशन, this will be the focus of today's presentation. I am Dr. Vivek Pandit, and for the next almost 1 hour I will be with you, and we will touch upon different aspects of risk which are involved in your business, and then try to understand what exactly do we mean by risk mitigation. ये जोखिम को कम करना exactly क्या मतलब होता है और इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं जिनके बारे में हमें अवेयर होना ज़रूरी है और वो अपने बिजनेस में हम फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस प्रेजेंटेशन, आप समझ पाएंगे कि रिस्क मिटिगेशन या जोखिम कम करने को एग्जैक्टली क्या कहा जाता है, उसको आप डिफाइन कर पाएंगे। साथ में आप जो रिस्क मैनेजमेंट का, जो जोखिम को मैनेज करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, आप उसको भी समझ पाएंगे। और साथ साथ उसके समझने के साथ साथ जो रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं, आप उनको भी समझ पाएंगे। तो ये तीनों एस्पेक्ट हम लोग आज कवर करने वाले हैं, तो बने रहिए और आज के शो को, आज के इस प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आपके लिए एक लर्निंग का प्रोसेस लेके आए हैं और हम पूरी आशा करते हैं कि आप इसमें शामिल रहेंगे और इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे आफ्टर द सेशन इज़ ओवर अपने सवालों के साथ। तो दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क मिटिगेशन क्या होता है। तो दोस्तों, मुझे पक्का विश्वास है कि आप सब ने दिवाली में पटाखे भी चलाए होंगे, और अगर आप याद करिए तो अक्सर ये कहा जाता था कि जब आप पटाखे चला रहे हों तो एक पानी की बाल्टी भी आप वहाँ पे रख लीजिए, राइट। तो कोई ये नहीं चाहता है कि कहीं पे भी कोई मिसहैप हो, कोई एक्सीडेंट हो, कोई भी पटाखा गलत फूटे। लेकिन एक वहाँ पे फिर भी आशंका अगर रखी हुई है कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो वो एक छोटा सा एग्जाम्पल है आपके लिए। कोई भी जोखिम को और कम करना, रिस्क को मिटिगेट करना। तो ये एक आसान तरीका है उसको समझने का, क्योंकि बिजनेस का मतलब है रिस्क, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है रिस्क। तो रिस्क तो है ही है आपके बिजनेस में, आपके एंटरप्रेन्योरशिप में। लेकिन उस रिस्क को, उस जोखिम को अगर वो आ जाता है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही मतलब होता है कि रिस्क का मिटिगेशन करना। क्योंकि मान लीजिए वो स्थिति अगर आ जाती है तो हम कैसे उस स्थिति में जो नुकसान हो रहा है उसको भी हम कैसे कम कर सकें, कंट्रोल कर सकें या एकदम ना होने दें। तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव,
एक रिस्क मिटिगेशन या जोखिम को कम करने वाला प्लान तैयार करना होगा। तो ये पूरा मैनेजमेंट प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। तो ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है, रिस्क मिटिगेशन को पहले समझना, उसके साथ-साथ एक ऐसा प्रोसेस, ऐसी प्लानिंग करना ताकि हम रिस्क को बड़े अच्छे से मैनेज कर पाएँ, और वो संभव होता है जब हम कुछ टेक्निक्स रिस्क मैनेजमेंट की सीखेंगे। तो जो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है दोस्तों, आइए उसको समझते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि हमें रिस्क को पहले एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करना इन द सेंस कि हमें समझना है कि ये रिस्क हमारे बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो सभी संभावित जोखिम की पहचान करें। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपकी बिज़नेस को रिस्क है? आप सड़क पे चलते हैं, तो अगर आप पैदल चल रहे हैं, तो आप कोशिश यही करते हैं कि आप फुटपाथ पे चलें, ताकि अगर आप सड़क पे अगर आ जाएँ गलती से, तो कोई भी वाहन आपको ना मार दे। ये आप रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं, कम कुछ सेफ्टी मेजर्स फ़ॉलो कर रहे हैं ताकि आप उस रिस्क से बचे रहें। आप सड़क पे हैं, तो दुर्घटना तो हो सकती है, लेकिन उस रिस्क को कैसे हम कम कर सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो जब हम सड़क भी पार कर रहे हैं, तो हम सावधानी बरतें, केवल जब हरी लाइट हो हमारे लिए, तभी हम सड़क को क्रॉस करें। तो जितने भी रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं आपके बिज़नेस को, आपको उनको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर देखा जाए कि अगर आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं? तो एक रिस्क जो सीधे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कि समय पे रॉ मटेरियल ना मिलना, ये रिस्क है। आपने पूरा प्रोडक्शन अपना प्लान करके रखा हुआ है, आपके मशीनें तैयार हैं, लोग तैयार हैं, पर रॉ मटेरियल वहाँ पे नहीं अवेलेबल है। अब इस हालत में सोचिए, अब आपका समय जा रहा है, आपको तनख्वाहें देनी हैं, आपका कॉस्ट है, लेकिन आपके पास क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, तो एंटायर प्रोसेस कैन नॉट गो अहेड, राइट? पावर फेलियर हो जाता है। आपके पास पावर ही नहीं है, रॉ मटेरियल भी है, लेकिन पावर नहीं है, तो वो कैसे आप प्रोडक्शन कर पाएँगे, राइट? सो आपको तरह-तरह के जो रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं आपको अपने बिज़नेस के, उसके प्रति आपको अवेयरनेस, उसकी पहचान करना आपके लिए अति आवश्यक है दोस्तों। तो ये सबसे पहला कदम बनता है आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को समझने के लिए, ताकि आप भी ऐसी एक प्लानिंग अपने रिस्क जितने भी जोखिम हैं आप उनके लिए प्लान बना सकें। दूसरा दोस्तों, वो जितने भी जोखिम वाले जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो रिस्क के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनका मूल्यांकन करना कि कौन से कितना बड़ा रिस्क है, किससे हमें ज़्यादा रिस्क है, राइट? तो ये हमें हेल्प करता है प्रायोरिटाइज़ करना। कोई रिस्क ऐसा हो सकता है कि बहुत ही मामूली सा हो, राइट? जैसे कि मान लीजिए कि अब आप जब फुटपाथ पे चल रहे हैं, तो चांसेस कम हैं कि कोई गाड़ी फुटपाथ पे भी चढ़ के भी आपको हिट कर सकती है, उसके चांसेस कम हैं, राइट? अ, तो ये आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले ये नहीं रहेगी, पर फिर भी एक छोटा-सा रिस्क क्योंकि इसमें इन्वॉल्व्ड है, तो आप फिर भी ऐसा सोच सकते हैं कि हम जब भी फुटपाथ पे चलें, तो ऐसे साइड चलें ताकि हम सामने से ट्रैफ़िक को आता देख सकें, राइट? तो उस केस में अगर कोई भी व्हीकल तोड़ती हुई फुटपाथ के ऊपर भी आ जाती है, तो आप यू आर कवर्ड, आप कुछ एक्शन ले सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो वैसे ही हर जोखिम, जितने भी रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं, उनका मूल्यांकन करना और जितना जो बड़ा रिस्क है, उसको प्राथमिकता देना या एक सीरीज़ बनाना कि ये 1, 2, 3, 4 हम ऐसे प्रायोरिटी देंगे, जो भी रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है। तो ये 2 प्रोसेस उस प्रोसेस के 2 स्टेप्स हो चुके हैं। पहले रिस्क को पहचानना, उसके बाद उसका मूल्यांकन करना ताकि हम उसको प्रायोरिटाइज़ कर पाएँ, उसको रैंक कर पाएँ कि कौन-सा रिस्क कितना बड़ा है, कौन-सा जोखिम कितना बड़ा है। उसके बाद हमें ये कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि हमारा जो इफ़ेक्टिव प्लान है, रिस्क मैनेजमेंट वाला जो प्लान है, वो तभी ट्रिगर होता है जब हम देखते हैं कि हमें अब इस समय हमें वो प्रोसेस चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये वही केस है कि जब बाढ़ आती है, तो वहाँ पे वो मेज़रिंग मीटर लगा हुआ होता है कि इस
यहाँ तक अगर पानी आ जाता है तब आपके पास खतरा बहुत ज़्यादा है। तो वो ये मॉनिटरिंग आपको देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपने जब रिस्क आइडेंटिफ़ाई कर लिया, उनके मूल्यांकन भी कर लिया, उन्हें प्रायोरिटाइज़ भी कर लिया है, तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि उनको कॉन्स्टेंटली आप मॉनिटर करते रहिए, ताकि आप एक पॉइंट आ जाएगा कि आपको हो सकता है कि आपको दूसरे एक्शन लेने पड़े। अगर ऐसा नहीं आता है तो आप सेफ हैं, तब आपको जो आपने जो प्लानिंग की हुई है, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए, जोखिम को कम करने के लिए, उसको ट्रिगर करने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। आपने रॉ मटेरियल आप ऑर्डर करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली इंश्योर करते हैं कि मेरे पास 1000 यूनिट हमेशा हमारे स्टॉक में रहें, राइट? क्योंकि आप एक दिन में 500 यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो आप इंश्योर कर रहे हैं कि 2 दिन का हमारे पास हमेशा स्टॉक रहे, तो हमारी पोज़ीशन जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब नहीं होता है। अब आपने ये रखा हुआ है, इससे अगर 1000 यूनिट आ जाएगा या 500 यूनिट अगर आ जाएगा, तब खतरे की घंटी है कि हमारे पास रिप्लेनिश नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल अभी और आया नहीं है। अब हमारे लिए खतरे की घंटी है कि हमें अब नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, उसकी निगरानी रखना, उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना आपके लिए परम आवश्यक है। उसके बाद दोस्तों, हमें जोखिम शमन योजना, क्योंकि हमें जब हमने आइडेंटिफ़ाई कर लिया है रिस्क, हम उसका मूल्यांकन कर चुके हैं, हम उसे प्रायोरिटाइज़ कर चुके हैं, हम साथ ही साथ उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो एरियाज़ कवर कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल जाए किस पॉइंट पे हमें एग्ज़ीक्यूट करना है। उसके बाद आता है हमारी जो प्लान है एग्ज़ैक्टली, हमें वो उसकी क्लियर नोटिफिकेशन पूरी ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल के पास रेडी होनी चाहिए कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या-क्या उसमें कदम उठाने हैं, वो कौन-कौन से प्रोसेसेस हैं जिनको हमें तुरंत एक्शन में ले आना है। तो तभी दोस्तों, अगर आप देखिए कि हर बिल्डिंग का वैसे एक रूल है, आप वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स लगते हैं, पानी का प्रबंध रहता है कि मान लीजिए अगर वहाँ पे आग लग जाए तो हम अ, ये इस्तेमाल कर पाएँगे और आग से जो नुकसान हो सकता है उसको कंट्रोल या मैनेज कर ले जाएँगे। तो उसको भी समझने के लिए उस पे फायर की ड्रिल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पॉइंट पे जब आग लग रही है या वो कन्फ्यूज़न है, तब सब लोग को क्या-क्या करना है, सबको मालूम है कि नहीं? वैसे ही जब एक पॉइंट पे आके जब वो रिस्क ट्रिगर हो जाता है, वो जोखिम आपके सामने है, तब हर जने का क्या-क्या रोल है, कौन से प्रोटोकॉल हैं जो आपको फ़ॉलो करने हैं, वो सारी चीज़ें इस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्लियरली आइडेंटिफाइड होनी ज़रूरी हैं, ताकि हम रिस्क को मैनेज कर पाएँ, उसको मिटिगेट कर पाएँ, उसको जोखिम को कम कर पाएँ। उसके बाद जो 5वां स्टेप है दोस्तों, वो है समीक्षा का और नवीनतम जोखिम योजना। इसका क्लियरली मतलब है कि हम कॉन्स्टेंटली जो हमने प्लान ऑफ एक्शन भी बनाया हुआ है, हम उसको भी कॉन्स्टेंटली असेस करते जाएँ। उसमें भी अगर कोई चेंजेस हैं, हो सकता है हमारा रिस्क उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाए, या हमारे पास एक नया न्यूनतम कोई नवीनतम आपके पास जोखिम आ जाए जो आपने पहले कंसिडर नहीं किया, लेकिन अब आ गया। अब देखिए, कोविड आने के बाद नए किस्म के रिस्क आ गए हैं, सो फार एज़ द ह्यूमन हेल्थ इज़ कंसर्न्ड। कोई भी नवीन सिचुएशन, एक नई सिचुएशन डेवलप हो सकती है, तो हमें कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना है, कॉन्स्टेंटली अलर्ट रहना है, ताकि हम अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, उसको एंश्योर करें कि वो हमेशा पुख्ता रहे, और वक़्त आने पे, उस ट्रिगर आने पे वो कॉन्स्टेंटली एक्शन में लाया जा सके। तो दोस्तों, ये 5 स्टेप हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के। अगेन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो रिस्क, जो जोखिम है, उसको कैसे कम किया जाए, उसे कंट्रोल किया जाए, उसे मैनेज किया जाए। दैट इज़ व्हाट द आइडिया इज़। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि वो कौन-सी टेक्नीक्स हैं, स्पेसिफिक टेक्नीक्स अ, जो हम फॉलो करें, और ताकि वो जो हमने जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है उसमें इनकॉर्पोरेट करें, ताकि हमें नुकसान कम हो,
ना हो और हम उसे अच्छे से मैनेज कर पाएँ। तो जोखिम की स्वीकृति तो सबसे पहले यही है, अवेयरनेस, उसको एक्सेप्ट करना कि हाँ, ये जोखिम हमें रियल है, ये हो सकता है सिचुएशन, हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। तो ये भी एक टेक्नीक है, जहाँ आप सोचते हैं अरे हमें क्या होएगा, हमारे बिज़नेस को ऐसा क्या हो सकता है, इसकी क्या चिंता करना, आग कैसे लग सकती है, हम तो बहुत ही केयरफुल रहते हैं, या पावर फेलियर यहाँ पे होता ही नहीं है, हमने बैकअप की फैसिलिटी ही नहीं रखी है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इट इज़ गुड टू बी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे हम केयरलेस हो रहे हैं और अपने जो रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं उनको हम क्लियरली समझ नहीं रहे हैं, उनको स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो उसका एक्सेप्टेंस, पॉजिटिव एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, आप उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे, राइट? तो उसके बाद जोखिम से बचाव, हमने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम अब वो रिस्क को ट्रिगर होने दें, राइट? सो हमें कोशिश ये नहीं करनी है कि वो रिस्क आ जाए, हमें कोशिश करनी है कि हम उस रिस्क से कैसे बच सकते हैं, ये हमें कोशिश करनी है, राइट? सो ऐसी स्थिति पैदा क्यों होए? हम स्विमिंग कर रहे हैं, अब हम जब पानी में हैं तो डेफ़िनेटली हमें डूबने का खतरा है, लेकिन हम उस डूबने का थोड़ी ना इंतज़ार करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम किसी भी तरीके से वो स्थिति उत्पन्न होने ही ना दें, राइट? हम अच्छे से इंस्ट्रक्टर को अपने फ़ॉलो करेंगे, जब तक हम पक्के नहीं हो जाएँ, हम शैलो वाटर में रहेंगे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं? हम जोखिम से बचाव कर रहे हैं। हम एयर ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, जब हम डीप में जा रहे हैं तो एयर ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने स्विमिंग, तैराकी अभी ठीक से नहीं सीखी है और हम एक्सेप्टेंस है हमारा कि हम यहाँ डूब सकते हैं। हम इस एटीट्यूड से नहीं वहाँ स्विमिंग कर रहे हैं कि अरे हमें क्या होएगा, और अगर हमें कुछ हो भी जाए तो हमारा कोच तो वहाँ पे खड़ा हुआ है, वो मुझे बचा लेगा। तो ये बेवकूफ़ी वाले सोच और कदम हो जाएँगे, जो कि एक रिस्क मिटिगेशन टेक्निक के हिस्सा एकदम नहीं होते हैं। तो हमें जोखिम से कॉन्स्टेंटली बचाव भी करते रहना है, और ये अपने आप में एक टेक्निक है, कैसे हम रिस्क को मिटिगेट करें, कम करें। दोस्तों, हर रिस्क की एक सीमा होती है कि आप कितने हद तक उसे, किसी भी स्थिति को आप बर्दाश्त करेंगे। तो ये टेक्निक एक एक और पावरफुल टेक्निक है कि किस स्थिति तक आप उसका इंतज़ार करेंगे, लेकिन उसके बाद आपका एक्शन ट्रिगर हो जाएगा। तो आप ये भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ये भी एक स्ट्रैटेजिक, एक एक प्लानिंग का हिस्सा है, जहाँ पे आपने तय कर लिया है कि अगर इस पॉइंट पे या इतना टेम्परेचर हो जाएगा या इतने यूनिट्स जब कम हो जाएँगे, व्हाटएवर, दैट विल डिपेंड अपॉन द बिज़नेस दैट यू आर रनिंग। हम एक पॉइंट पे हम अपने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को एक्टिवेट कर देंगे, उसको चालू कर देंगे। तो वही एक एक सीमा निर्धारित कर लेना कि यहाँ तक हम उसको रुकने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। सो ये पावरफुल टेक्निक नंबर 4 थी। और उसके बाद एक और है, रिस्क का ट्रांसफ़र कर देना, जोखिम का स्थानांतरण कर देना, यानी जो रिस्क आपसे टकरा सकता है उसको हटा देना, दूर कर देना। तो इसके भी तरीके हैं कि आप इंश्योरेंस जब कर लेते हैं तो आप जो रिस्क को कवर कर दिया, और उससे जुड़ी कोई भी अगर नुकसान आती हैं वो आपने ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज़ेशन ने, एक कंपनी ने वो रिस्क को कवर कर दिया, आप प्रीमियम दे रहे हैं और वो रिस्क कवर्ड है। तो अब आपने रिस्क को ट्रांसफ़र कर दिया है कि अगर ऐसी स्थिति आ भी जाएगी, आपको जो नुकसान होएगा भी वो भी कवर्ड है, क्योंकि एक थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्वड है, हमने रिस्क उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। उसका ये मतलब नहीं है कि हम रिस्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या उससे बचाव नहीं करेंगे, हम वो सब करेंगे। हम उसकी सीमा भी निर्धारित करेंगे, हमें क्योंकि ये स्थिति नहीं चाहिए। अगेन द आइडिया बिहाइंड रिस्क मैनेजमेंट इज़ कि भगवान ना करे ये स्थिति उत्पन्न होए,
लेकिन हम तैयार खड़े हैं, हम उसे इग्नोर भी नहीं करेंगे और हम तैयार खड़े हैं कि ऐसी अगर सिचुएशन होती है, हम उसको पॉजिटिवली फॉलो करेंगे एंड आई विल टेक नेसेसरी करेक्टिव एक्शन। सो ये दोस्तों सारी टेक्निक्स थी जो कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज की प्रेजेंटेशन से जो अभी आज का जो पहला हिस्सा है दोस्तों, उस पे जो जो मुख्य बिंदु निकल के आ रहे हैं, वो आइए उन पे एक नज़र डालते हैं कि वो क्या है। तो हम लोग ने ये क्लियरली समझा कि जो जो रिस्क जो इन्वॉल्व है, उसकी जो मिटिगेशन की जो हम बात करते हैं, जोखिम को कम करने की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दैट। तो आपने ये क्लियरली समझा है, उस प्रोसेस को समझा है जो कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कहलाता है, और वो एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट हिस्सा है जो कि आपको अवेयर करा रहा है कि आप उसके लिए तैयार करें, रिस्क की अवेयरनेस अपने में जगाएं और उसके साथ-साथ उसकी मॉनिटरिंग करें, उसका मूल्यांकन करें और सीमाएँ निर्धारित करें ताकि आप राइट करेक्टिव एक्शन समय से ले सकें। ये सारी चीज़ें हमने आज समझी हैं और साथ-साथ वो टेक्निक्स भी समझे हैं जो कि एक अच्छे मैनेजर को, एक अच्छी ऑर्गेनाइज़ेशन को अपने स्टाफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स, मटीरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाए रखने के लिए वो सारे कदम उठाने ज़रूरी हैं। जो इसका आज का जो प्रेजेंटेशन का जो दूसरा पहलू है, वो है कॉमन क्राइसिसेस इन बिज़नेस। हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं कि व्यापार में जो सामान्य संकट आते हैं, वो किस-किस प्रकार के होते हैं। उनके प्रति हम कैसे जागरूक रहें और क्या-क्या स्टेप्स, क्या-क्या कदम हम उठा सकते हैं टू एंश्योर कि ये जो जो कॉमन क्राइसिसेस हैं, जो संकट आते हैं हमारे बिज़नेस में, हमारे एंटरप्रेन्योरशिप में, उससे कैसे निपटा जाए, अभी हम स्टडी करने वाले हैं। और बाय द टाइम दिस प्रेजेंटेशन एंड्स, आप कुछ जो कॉमन जो क्राइसिस जो आपके बिज़नेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में जो आप फेस कर सकते हैं, हम उसके बारे में समझ लेंगे। उसके साथ-साथ ऐसे कौन-सी वजहें होती हैं जो ख़ासकर स्मॉल जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो स्मॉल बिज़नेसेस होते हैं, वो ऐसे कौन-कौन से संकट को फ़ेस करते हैं, वो भी उनके कारण को समझ पाएँगे। कुछ हम लोग ऐसी धारणाएँ भी देखेंगे जो कि हम लोग गलतफ़हमी जो हम लोग पाले रखते हैं, जो भी एक वजह बन सकती है हमारे संकट की, हम उन पे भी नज़र डालेंगे। और साथ-साथ जब हम इतनी संकट देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रेमेडी या उपचार दूर नहीं है दोस्तों, हम लोग उस पे भी नज़र डालेंगे। और जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एग्ज़ैक्टली में क्या करें, हम इस पे भी आपको आज की प्रेज़ेंटेशन में ध्यान रखेंगे, उसके बारे में भी आपको जानकारी अवगत कराएँगे। तो दोस्तों, हमेशा ये बोला गया है कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप औरों की सक्सेस स्टोरीज़ को फ़ॉलो करिए। राइट? ऐसे-ऐसे लोगों से मिलिए जो जिन्होंने एक अच्छे बिज़नेसमैन या एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के रूप में सामने आए हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो उससे सीख मिलती है, उससे प्रोत्साहन मिलता है, उससे मोटिवेशन मिलता है। तो बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ इसमें एक पहलू और है, जो बिज़नेसेस सक्सीड नहीं किए हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स जिस उम्मीद से सामने आए थे और वो अपने उस ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को नहीं मीट कर पाए हैं और फेल हो गए, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को उनको भी स्टडी करना चाहिए, उनसे भी मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे की गलती से हम भी सीख ले सकते हैं, राइट? सो एक बिज़नेस में जो भी संकट आते हैं या किन वजहों से कोई बिज़नेस अच्छा नहीं कर पाते हैं, उस ऐसी स्थितियों से भी हमें सीख मिल सकती है और बहुत ही प्रैक्टिकल सीख मिल सकती है और हम उसको अपने जीवन में, अपने काम में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप में अपना सकते हैं। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है, वो दोनों किस्म के बिज़नेसेस को अपना आइडल मान के आगे बढ़ता है, उनसे सीख लेता है। तो एक ये पहला एस्पेक्ट है जो कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखना चाहिए कि सिर्फ़ वही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप को ही ना स्टडी करें, बल्कि ऐसे भी
बिजनेसेस को स्टडी करें जो कि अच्छा नहीं कर पाए, और उससे हम लोग सीख लें, उनसे समझें कि ऐसी कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से ये बिजनेस नहीं चल पाए, व्हाट वेंट रॉन्ग। सो आइए अब समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी जो हम संकट की बात करते हैं, फेलियर की बात करते हैं, तो ऐसे किस प्रकार के वो संकट होते हैं या किन वजहों से वो संकट पैदा होते हैं। तो सबसे नंबर वन देखिए कि हमने अपने बिजनेस का जो सिलेक्शन किया था, जो जगह जो हमने चुनी थी कि यहाँ पे हम उसकी फैक्ट्री बनाएंगे, यहाँ मार्केटिंग ऑफिस होगा, यहाँ मेन ऑफिस होगा। सो आपकी चॉइस ऑफ प्लेस कुड बी रॉन्ग। आप जो प्रोडक्ट बना के हो सकता है गलत जगह बेच रहे हों। सो प्लेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी बिजनेस। तो आपका वो सिलेक्शन अगर गड़बड़ हो गया है तो वो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। सो नंबर वन जो रीज़न है which might lead to the failure of your business or create some kind of difficulties for your business is number one, wrong selection of the place. Number two, wrong selection of the product or venture. आपने जो बिजनेस ही चुना है, उसमें जो आप प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वही आपने ठीक से नहीं चुना। you've chosen the wrong product। उसका ये मतलब हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, मार्केट में ज़्यादा कंपेटिटर्स हैं या बेहतर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो पॉसिबली आपने जो वेंचर्स चुना है या जो प्रोडक्ट चुना है अपने को मैन्युफैक्चर करके कस्टमर्स तक पहुंचाने का, वो ठीक नहीं है। दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ फेलियर ऑफ योर बिजनेस। साथ साथ दोस्तों, लैक ऑफ प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब हम बिज़नेस शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम मैन्युफैक्चर करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उनकी पैकिंग होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट चाहे रॉ मटेरियल का हो, चाहे सेमी फिनिश्ड का हो, चाहे फिनिश्ड प्रोडक्ट का हो, हमें कॉन्स्टेंटली उसको मैनेज, उसको असेस करना ज़रूरी है। और अगर वो गड़बड़ाएगा तो प्रॉपर इन्वेंट्री जो हम उम्मीद कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाएगी, और वो हमें नुकसान के रास्ते में ले जाएगी। हमारा प्रबंधन वहाँ फेल होएगा, और जो हमें राइट या सही जो सूची प्रबंधन करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से हमारे बिज़नेस को नुकसान होएगा। दोस्तों, हर बिज़नेस में सबसे बेहतर टेक्निक होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को डायरेक्टली अपने कस्टमर तक पहुंचाएं, और जितने भी मिडिलमैन बढ़ते चले जाते हैं बीच में, उतने आपके मार्जिन्स आपको शेयर करने पड़ते हैं, आपको प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है विद डिफरेंट मिडिलमैन इन्वॉल्व्ड। सो अगर आपके बिजनेस का एक्सप्लॉयटेशन उन मिडिलमैन से हो जाता है, आपका बिजनेस गड़बड़ में है, राइट। उसका मतलब है कि आपको जो प्रॉफिट, जो बेनिफिट मिलना चाहिए था, वो बीच के जो बिचौलिए हैं, जो मिडलमैन हैं, वो आपका मैक्सिमम फ़ायदा ले जा रहे हैं और वो आपके बिज़नेस को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मेहनत सारी आपकी हो रही है, इन्वेस्टमेंट सारा आपका हो रहा है, लेकिन मिडलमैन उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये स्थिति हमें नहीं बनने देनी है, एंड दिस कैन बिकम अ मेजर रीज़न फॉर योर बिज़नेसेस फेलियर। तो दोस्तों, इसको हमें ध्यान में रखना है और मिडलमैन को हावी नहीं होने देना है अगर आपके बिज़नेस में वो इन्वॉल्व हैं। दोस्तों, इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला पॉइंट जो है, जो कह रहा है डिसप्रपोर्शनेट क्रेडिट सेल्स एंड पुअर रिकवरी। फिनेंसेस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के, और सेल वॉल्यूम बढ़ाना बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट, कि आप उधार पे ले जाइए और बाद में इसका पेमेंट कर दीजिए। तो वो अगर आपका क्रेडिट सेल्स अगर आपके बढ़ते चले जाएंगे, उसमें रिकवरी नहीं हो रही है, बैड आपके क्रेडिट होते चले जा रहे हैं, आपका जो प्रॉफिट आ रहा है, जो जो रोल है आपके बिजनेस का, आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, वो सारी की सारी इफ़ेक्ट हो जाती है। और आपकी जो अच्छा प्रोडक्ट भी है, अच्छा सर्विसेज भी है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपके फाइनेंशियल डेंट पड़ गया है, आपका पैसा रोल नहीं हो पा रहा है, रिटर्न नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने क्रेडिट पे सामान दिया हुआ है और वो टाइमली पेमेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। सो दिस कैन बिकम अनदर रीज़न
फॉर योर बिजनेसेस फेलियर। दोस्तों, और अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से ऐसे वजहें हैं जिनकी वजह से आपके बिजनेस में इम्पैक्ट आ सकता है। और क्लियरली मार्केटिंग प्लान, हमने कई प्रेजेंटेशंस में आपको बोला है कि ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपने अच्छी पैकेजिंग की है, आपका प्राइस कंपैरेटिव है, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो वो हमारे राइट कस्टमर तक पहुंचना तभी पॉसिबल होता है जब हमारा मार्केटिंग प्लान पुख्ता हो। हम ऐसी टेक्निक्स हमने बनाई हुई हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन क्लियर और अच्छे तरीके से हमारे कस्टमर्स तक जा रही है और वो हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, साथ साथ लैक ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अगेन फाइनेंसेस आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। उसका कांस्टेंट मूवमेंट, उसका कांस्टेंट रोल होना, अपने हमें कॉस्ट्स को मिनिमाइज करना, हमें इंश्योर करना कि हमारे ओवरहेड्स इतने ना बढ़ें। तो ये सारे तभी दोस्तों पॉसिबल होते हैं जब एक हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करके चलें और सारे अपने अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन करें और रेगुलर मॉनिटरिंग और चेक्स बनाए रखें, तभी ये संभव होता है। अदरवाइज़ अगर हम फाइनेंस का मैनेजमेंट ठीक से नहीं करते हैं, क्रेडिट हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, सो डिस्पाइट मी हैविंग द बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्पाइट मी हैविंग द बेस्ट ऑफ द प्लेस, उसके बावजूद भी हमें नुकसान हो सकता है, राइट? दोस्तों, टू मच कैपिटल गोइंग इनटू फिक्स्ड एसेट्स। सो हमेशा एक काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स ये भी गलती करते हैं, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उस समय लगता है कि अभी कैपिटल बहुत है, वर्किंग कैपिटल तो अरेंज हो ही जाएगा। उस और वो लोग क्या करते हैं, दे एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ देयर कैपिटल इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में खर्चा करने से वो पैसे ब्लॉक होते हैं, राइट दोस्तों? और हमें बिज़नेस को इंश्योर करना है कि उसमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होता रहे, ऑपरेटिंग जो कॉस्ट्स हैं उनको मीट कर सकें, जो भी हम सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की, हमें उसके रिटर्न्स मिलते रहें, क्योंकि जितना हम रोल करेंगे मनी को उतना ही हमें फ़ायदा है, वही असली टर्नओवर बनेगा और वही आपको आगे लेके जाएगा। दोस्तों, लैक ऑफ एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपके पास पैसे तो थे, लेकिन आपने उसको चैनलाइज़ कैसे किया? आपने फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया, इस उम्मीद से कि हमें उसका रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पैसे की शॉर्टेज, यहाँ पे कह रहा है लैक ऑफ एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट। तो आपने जितना पैसा भी लगाया वो सफिशिएंट नहीं था, आपको और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत थी, आपको कुछ और एक्वायर करने की ज़रूरत थी, और वो तभी संभव था जब आप एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों देखिए, सारे पॉइंट एक एक डिसिप्लिन से रिलेटेड हैं, अच्छी प्लानिंग से रिलेटेड है, और ये कॉन्स्टेंटली आपको कह रहे हैं दैट वी नीड टू रियली प्लान एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड, राइट? दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें आप समझेंगे कि जो कुछ आम गलतफहमियां हैं जिससे हम एंटरप्रेन्योर्स उसके शिकार बनते हैं, और इन चीज़ों को अवॉइड करना है और उनको क्लियरली समझना है। तो सबसे पहली कहती है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और उद्यमशीलता बहुत आसान है। सो डेफिनेटली आसान तो है, लेकिन हमें कॉन्स्टेंटली उसके बारे में जितना हम अवेयर होएंगे, जितने अपडेट्स फॉलो करेंगे, जितने हम कोशिश करेंगे कि उसकी जो बारीकियां हैं हम उसको समझें, हमें उतना ही फ़ायदा होएगा। और तभी हमें डेफिनेट भी फ़ायदा होगा जब हम उसके लिए तैयार रहें, उसको क्लियरली समझें और इतने हल्के से ना लें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक बिज़नेस हो रहा है, यहाँ पे एक प्रोफेशनल काम हो रहे हैं। सो वी हैव टू एंश्योर कि वो एक्सेलेंस वहाँ पे बनी रहे दोस्तों। उसके साथ-साथ दोस्तों वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे बोला कि आपको जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, जो फाइनेंशियल जो प्लानिंग होती है, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स बनते हैं, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें उसका रेगुलर मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है। एक-एक चीज़ को रिकॉर्ड करना, ट्रांज़ैक्शंस हैव टू बी रिकॉर्डेड एंड पुट इंटू ब्लैक एंड व्हाइट। ये लॉन्ग पीरियड के लिए गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हम लोग की टुवर्ड्स टैक्स, टुवर्ड्स अदर पेमेंट्स, वो उनको हमें फुलफ़िल करना है, और वो तभी संभव है दोस्तों जब हम लोग प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना के रखते हैं। तो उसमें कोई कमी ना रखिए, उसको अच्छे से ध्यान दीजिए।
ओनली मनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अप दीज एक्टिविटीज। केवल पैसे से ही सारे काम हो सकते हैं, ये भी एक अच्छी सोच नहीं है। और तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी इग्नोर टैलेंट, वी इग्नोर पीपल। एक बिजनेस को पैसे ज़रूरत बिल्कुल पड़ते हैं, हर बिजनेस को ज़रूरत पड़ते हैं, लेकिन लोग ही हैं ऐसे जो कि एक बिजनेस को आगे लेके जाते हैं। तो हम वी कैन नॉट इग्नोर वन रिसोर्स एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, राइट? कि हमने बस इतने पैसे लगा दिए, अब तो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। हर रिसोर्स की सम्मान करना, हर रिसोर्स को स्ट्रेटेजिकली यूज़ करना, चाहे वो मशीनरी हो, चाहे फिक्स्ड एसेट्स हो और कोई लैंड हो, राइट? सो हमें पूरी कोशिश करनी है कि हम सिर्फ इस एस्पेक्ट को ना लेके बैठे रहें कि यार हमने पैसे लगा दिए, अब तो हमें रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। और हमें कॉन्स्टेंटली अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, अपडेटेड रखना है अपने आप को, और छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, जो कि वही अगला पॉइंट भी कह रहा है कि एक गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसमें इन्वेस्ट करें, वी मूव इन फास्ट। छोटे छोटे कदम उठाए रखने से आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, श्योरिटी मिलती है, और आप अगले स्टेप में जाने के लिए बेहतर प्लेस्ड होते हैं। दैट इज़ व्हाट जो सोचे समझे कदम जो उठते हैं वो हमेशा आपको एक लंबे रास्ते ले जाते हैं, छोटे रास्ते नहीं ले जाते हैं। सो वन कैन बिकम रिच इंस्टेंटली। सो हमेशा आज के यूथ की भी वो रहती है कि हम जल्दी कमाएं और जल्दी रिच हो जाएं। तो ये ऐसी मानसिकता एंटरप्रेन्योरशिप में रखने का मतलब है कि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये पेशेंस का गेम है, साथ साथ लगे रहने का गेम है, और हमें पूरा इंश्योर करना होता है कि हम जो गिवन अपॉर्चुनिटी है उसमें बेस्ट हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि हमें सबसे अच्छा रिटर्न मिले। दोस्तों ये थी कुछ गलतफहमी। इसमें और आगे देखते हैं कि और कौन-कौन सी गलतफहमियां हैं जो कि हमें दूर करनी चाहिए, उसके प्रति काम हमें करना चाहिए। तो एक सबसे बड़ी कमी है कि हम जितनी भी सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हो रही हैं, वो भी हमारे लिए उन्होंने जो की हुई हैं, हम उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं या उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये इसका करने से जो हमें अपॉर्च्युनिटी जो मिल सकती है, डेफ़िनेट अपॉर्च्युनिटी जो मिल सकती है, हम उसको अपने हाथ से गँवा देते हैं। तो ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है कि हम अलर्ट रहें कि गवर्नमेंट कौन-कौन सी पॉलिसीज़ लेके हमारे लिए आई हुई है और कैसे वो हमें प्रमोट कर रही है ताकि हम भी आगे बढ़ के कंट्रीब्यूट कर पाएँ। दोस्तों एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो वो ये भी कहता है कि मुझे और क्या करने की ज़रूरत है, अपडेट रखने की क्या ज़रूरत है, मेरा तो काम ऐसे ही चल रहा है, हमें प्रॉफ़िट्स तो ऐसे ही बन रहे हैं। लेकिन नहीं, दोस्तों, you need to be constantly updated and upgraded. You need to be ready for new things, new challenges, new technology. It could come from anywhere. So आपको ये ensure करना है कि आपके जो resources हैं, आपका जो attitude है, एकदम ऐसा पॉजिटिव रहे और आपको उस दिशा में ले जाए जहाँ पे आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक बेहतर प्रोफेशनल बनने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली ट्रेन कर रहे हैं। साथ साथ अपने स्टाफ को भी ऐसा आप फील करा रहे हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप साथ में कर रहे हैं। स्वरोजगार और उद्यमिता में प्रशिक्षण की भूमिका कम महत्वपूर्ण है। तो ये हमेशा एक एक सोच होती है कि हमने तो सब कुछ कर लिया है, हम तो सब जानते ही हैं, अब हमें इसमें और कोई ट्रेनिंग की और कोई सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों, ये बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, टुवर्ड्स एनी बिजनेस दैट यू आर डूइंग। हमें इंश्योर करना है कि कॉन्स्टेंटली जो नई टेक्निक्स, नई टेक्नोलॉजी और हमारे बिजनेस को जो चीज़ प्रमोट कर पाएँ आगे, हमें उनका ध्यान रखना है, उसको सपोर्ट करना है, उसमें से हमें लर्निंग्स एक्वायर करनी है ताकि हम आगे कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी फैमिली की ग्रोथ के लिए, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, अपने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की ग्रोथ के लिए दोस्तों। अधिक निवेश, अधिक लाभ, ये एक और मिथ है दोस्तों कि ज़्यादा पैसा लगाएँगे तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, राइट? सो वो इस प्रोपोर्शन में ज़्यादातर बिज़नेस ऐसे नहीं चलते हैं। इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम।
हम उसे समझदारी से जितना आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ेंगे, उतने ज़्यादा पुख्ता और दिल को खुश कर देने वाले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है और इन गलतफ़हमियों से हमें बचना है दोस्तों। सभी स्वरोज़गार गतिविधियों को व्यावसायिक पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। सो एक और मिथ है जो कि ये क्लियरली बोलता है, ये सारे मिथ्स जो हैं, ये सारी गलतफ़हमियाँ जो हैं दोस्तों, आपको दूर करनी है, इनसे बच के रहना है और कॉन्स्टेंटली प्रयास करना है कि आपका जो बिज़नेस है, आपका जो बिज़नेस आइडिया है, बड़े अच्छे से पॉजिटिवली तरीके से आगे बढ़ता रहे और आप ग्रो करते रहें। सो दोस्तों, ये सारी बातें थीं जो क्राइसिसेस आपके बिज़नेस में आप फेस कर सकते हैं, कुछ जो डेवलप हो सकती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि उनसे निपटने के लिए वो हमें नुकसान ना दें, उनके लिए क्या टेक्निक्स हैं, क्या उपचार हैं, इन पे हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, कहता है इनकलकेटिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज़। हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम लीडरशिप पे किए हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ पे किया है और वो यही बात कह रहा है कि एक बिज़नेस को, एक एंटरप्रेन्योर को चलाने के लिए हमें जितनी भी क्षमताएँ चाहिए, क्वालिटीज़ चाहिए, वो हम में होनी चाहिए और उनको अगर नहीं भी हैं तो उन्हें डेवलप करना चाहिए। उनको कॉन्स्टेंटली हमें सस्टेन करने के लिए हमें वो इंजेक्ट करने चाहिए ताकि हमें उसका पूरा लाभ मिल सके दोस्तों। तो इनकलकेटिंग एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज़, कॉन्स्टेंटली जो अच्छे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके पास कौन-सी टेक्नीक हैं, कौन-सी तरीके हैं, जिनकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, बिज़नेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमेशा ये बोला गया है कि जितनी आप ट्रांसपेरेंसी से, ईमानदारी से, एम्पैथेटिक वे में आप बिज़नेस को बढ़ाएँगे, उसे आगे ले जाएँगे, उतना ही आपको फ़ायदा होएगा। सो अनएथिकल वेज़ में, डिसऑनेस्ट वेज़ में अपने बिज़नेस को, अपने बिज़नेस आइडिया को आगे ले जाना, दोस्तों, दैट इज़ नॉट गुड। सो ये जहाँ हमने रेमेडी फ़ॉलो की, हम तुरंत एक ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं, ऐसा बिहेवियर लेके आ रहे हैं जो कि अपने आप में उत्तम है, सही है, ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी वहाँ बनी हुई है और वो एंश्योर कर रहा है कि हमारे में फ़ाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है, एक रोबस्टनेस है जिसको कोई नहीं रोक सकता। राइट दोस्तों? तो ये और रेमेडीज़ हैं जो कि एंटरप्रेन्योरियल हो सकती हैं, फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए हो सकती हैं या आपके ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी, बिकॉज नथिंग बीट्स ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, दैट इज़ वाई इट इज़ रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, आपको स्टोरीज बताई गई हैं। तो इन सारी चीज़ों का हमें क्लियरली जब ध्यान देंगे तो वो उपचार बनेंगे, वो रेमेडी बनेंगे हमारे इस एस्पेक्ट को जो कि एक संकट लेके आ रहा है और हमें मजबूर कर रहा है कि कुछ एक्सट्रीम कदम उसमें उठाएं। सो गुड कम्युनिटी रिलेशंस इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन। सो जितने आप अपने एनवायरनमेंट को समझेंगे नहीं, दोस्त भी बनाएंगे, तो वो कई सारे जो ग्रुप्स हैं फिर आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विसेज को एक्सेप्ट ज़्यादा करते हैं, आपके बिहेवियर से आपको पसंद करते हैं। सो एक अच्छे रिलेशंस, अच्छे संबंध बना के चलने के हमेशा फ़ायदे होते हैं। शुरुआत में कॉस्ट आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में बहुत ही ज़्यादा वो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। गुड कस्टमर रिलेशंस, कस्टमर इज़ गॉड, कस्टमर इज़ किंग, ये हमें सब मालूम है और कॉन्स्टेंटली हमें ऐसा एंडेवर करना है कि वो कस्टमर सिर्फ कहने से नहीं, वो फील भी करे दैट आई एम रियली वांटेड, फैंटास्टिक वर्क दैट दे आर डूइंग। टाटा जैसी ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए, हमेशा एवरीबडी, मोस्ट ऑफ अस हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट द कंपनी। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रहे हैं, अपनी जो इकोसिस्टम है उसका ध्यान रख रहे हैं और वो अच्छे से कस्टमर्स को भी समझ रहे हैं और उनके कस्टमर्स की नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। तो ये कांस्टेंट ये एफर्ट है टू मेक योर बिजनेस बेटर, टू मेक योर पर्सनालिटी बेटर दोस्तों। तो एक जो पोटेंशियल जो नया एंटरप्रेन्योर है उसे क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, यहाँ पे 2 कॉलम्स बने हुए हैं, एक थिंक बिजनेस और दूसरा कहता है बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर। तो ऐसी सोच बनाइए बिजनेस वाली। ये पहला वाला ये कह रहा है
और जो सेकंड जो कॉलम है वो कह रहा है कि बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर। आप इस प्रोफेशन में हैं, ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ की आपकी क्रिएटिविटी, आपकी लीडरशिप दैट विल provide definite solutions to your growth, to your product and to your services। तो ये हमें ऐसी सोच बनानी है, ऐसा एटीट्यूड बनाना है। ये हमने लीडरशिप के प्रेजेंटेशन में भी आपको कई बार ही इस एस्पेक्ट पे बोला है। और आज एक ख़ास स्लाइड देखिए इससे बनी हुई है कि हम भले छोटी शुरुआत करें लेकिन हम स्टेडी कदमों से आगे बढ़ते हैं और वी रिमेन रियलिस्टिक, वी रिमेन पॉजिटिव and we are constantly working towards making ourselves better and our businesses better, ताकि एक समय जब आएगा तो हम उसका पूरी तरीके से उसका लाभ उठा सकते हैं। राइट दोस्तों, और साथ साथ बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा सोचिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो गए, अंदर से आप हो गए, तो जहाँ ये रिफ्लेक्ट करने लगते हैं वो कॉन्फिडेंस, दूसरा भी आपको वैसे ही नज़रों से देखता है, आपको एक्सेप्ट करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है। दैट इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन यू बिहेव लाइक एन एंटरप्रेन्योर। और जब आप हमेशा बिजनेस की तरीके से सोचते हैं ताकि आपको कैसे लाभ हो या कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको फ़ायदा दे सकती हैं। दोस्तों और देखते हैं कि और कौन सी रेमेडीज़ हैं। द फर्स्ट स्टेप इन कॉस्ट डिटर्मिनेशन, जितना आप कॉस्ट को मैनेज करेंगे दोस्तों, अपने ओवरहेड्स को मैनेज करेंगे, हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा मार्जिन हो बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऐसा हो कि वही हमारे बिज़नेस को प्रॉफिटेबिलिटी की तरह ले जाए, उसको और तरक्कियों पे ले जाए। और वो हमारे लिए भी फ़ायदा है क्योंकि अल्टीमेटली वो ऑर्गेनाइजेशन भी आप ही को देने वाली है, आपके इन फॉर्म ऑफ सैलरी, बोनस, रिवॉर्ड्स, व्हाटएवर। सो जितनी भी आपके कॉस्ट को समझना, उसके बारे में अवेयर होना, कॉन्स्टेंटली वर्क करना ताकि आपके जो कॉस्ट हो वो मिनिमाइज़ हो सकें, इस कोशिश में आपको लगने में, तो वो आपके रिस्क को कंट्रोल कर रहा है, आपके जो क्राइसिस हैं उसको दूर कर रहा है, क्योंकि वो आपके बिजनेस को मजबूत कर रहा है जब आप कॉस्ट पे अटैक करते हैं और अपने कॉस्ट को आप कम से कम करा रहे हैं कॉन्स्टेंटली। साथ साथ ऐसे कौन से कॉस्ट होते हैं जो कि डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, हमें उनका भी समझना, कौन से इनडायरेक्ट कॉस्ट्स होते हैं उनको भी समझना। तो ये हर चीज़ देखिए जब आप सेल करेंगे तो पर यूनिट पे आ जाती है कि हमें एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने में या ये सर्विस प्रोवाइड करने में कितना खर्चा होता है। तो वो ही डिटरमिन करता है कि वो अल्टीमेटली कस्टमर्स के पास किस प्राइस में जाएगा, किस रूप में जाएगा। तो ये स्लाइड पूरी कॉन्स्टेंटली कह रही है कि ये एस्पेक्ट जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है इतना इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट फ्रेंड्स। सो ये कुछ कॉमन जो मिस्टेक्स हैं, जो हमारे बिजनेस में कुछ कमियां आ सकती हैं, हम लोग ने आज क्लियरली इन पे अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने रखा। साथ साथ हमने टेक्निक्स देखी कि कैसे हम ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं, कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और हम पूरी आशा करते हैं कि आपको ये प्रेजेंटेशन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा है, आगे भी होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे समय हमारे साथ बने रहें। लेकिन ये प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी क्वेश्चन आंसर का समय बचा हुआ है। पर बीच में थोड़ा सा इंटरवल आएगा जहाँ पे आपको एक नए बिज़नेस आइडिया के बारे में बताया जाएगा। तो कहीं मत जाइए, ध्यान से बैठिए और मैं आपके सामने अभी फिर वापस होता हूँ। अगेन मेरा नाम डॉक्टर विवेक पंडित है। तब तक के लिए नमस्कार। बिजनेस पाठशाला के आज के इस सेशन में हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जो आपके लिए सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और रिलायबल बिजनेस मॉडल्स हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है केमिकल, पॉलीमर एंड मिनरल बेस्ड बिजनेस आइडियाज। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है एलपीजी गैस पाइप।
पहले खाना बनाने के लिए तेल के चूल्हे का इस्तेमाल होता था। समय के साथ तकनीक विकसित होती चली गई और आज एलपीजी गैस से खाना पकाने के लिए एलपीजी गैस पाइप ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। एलपीजी का इस्तेमाल करने के लिए एक गैस चूल्हे को एक पाइप से जोड़ा जाता है और इन पाइपों का उत्पादन हर गुजरते दिन में जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है। एलपीजी गैस पाइप का निर्माण ग्राहकों की सुरक्षा और एहतियात को ध्यान में रखकर किया जाता है। एलपीजी पाइपलाइन का इस्तेमाल न केवल घरों में या रेस्टोरेंट में बल्कि उद्योगों में भी किया जाता है। इसीलिए ये शुरू करने के लिए एक अच्छा बिजनेस है। अगर आप भी इस बिजनेस में रुचि रखते हैं तो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 30 से 35 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और लगभग 15 से 20 मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें 4 से 5 स्किल्ड, 5 से 6 अनस्किल्ड, 1 अकाउंटेंट, 1 से 2 सुपरवाइजर और 1 हेल्पर की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप इस बिजनेस को 10,000 से 15,000 मीटर पाइप पर डे की कैपेसिटी वाले प्लांट को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 20 से 22 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और साथ ही आप इस बिजनेस से 10 से 12% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिसे पीओपी के नाम से जाना जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे एक्सेसिबल क्राफ्टिंग क्लेज में से एक है। ये एक ऐसा पदार्थ है जो पानी के साथ मिलकर एक नरम मिश्रण में बदल जाता है। इस मिश्रण का उपयोग किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए किया जा सकता है। पीओपी सूखने के बाद सख्त हो जाती है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को लंबे समय तक संजोए रखने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। ये सबसे अनुकूल कच्चे माल में से एक है, जिसका इस्तेमाल आप सुंदर वस्तुओं को बनाने में करते हैं और आजकल हर घर, ऑफिसेस, रेस्टोरेंट, होटल्स आदि में किया जाता है। इसकी बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि आप अपना खुद का प्लास्टर ऑफ पेरिस का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। साथ ही आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया, 40 से 50 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और 8 से 10 मैन पावर की जरूरत होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर आदि शामिल हैं। रही बात प्रॉफिट की, तो आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये थी प्लास्टर ऑफ पेरिस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की डिटेल्स। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है टफ एंड ग्लास। का इस्तेमाल विंडोज एंड डोर्स के रूप में बिल्डिंग्स, लग्जरी होम्स, रेस्टोरेंट की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका इस्तेमाल पार्टीशन डोर्स, केबिन पार्टीशन डोर्स, आइसक्रीम स्टोर्स, एग्जीबिशन और डिस्प्ले एरियाज के रूप में किया जाता है, जिसमें टफ एंड ग्लास का व्यापक उपयोग होता है। ये कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल ग्लास की तुलना में 5 गुना अधिक मजबूत होते हैं, जिसे लोग सेफ्टी ग्लास भी कहते हैं। बाजार में टफ एंड ग्लास बढ़ती मांग के साथ क्लियर टफ एंड ग्लास, लेमिनेटेड टफ एंड ग्लास, रिफ्लेक्टिव टफ एंड ग्लास भी बाजार में उपलब्ध है। आप भी अपना टफ एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं और एक सफल उद्यमी यात्रा की ओर एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1.5 से 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी।
साथ ही आप इस बिजनेस से 8 से 10% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। वहीं इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए आपको 20,000 से 25,000 स्क्वायर फीट एरिया, 60 से 70 लोगों की टीम और साथ ही 450 से 500 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप इसे 140 से 160 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन के साथ शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया पर, जो है बाइसिकल टायर एंड ट्यूब। भारत में 2 व्हीलर साइकिल का उपयोग आसानी से किया जाता है और साइकिल टायर और ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करना एक लाभदायक व्यवसाय साबित हो सकता है। साइकिल की मांग बहुत ज्यादा है। इससे कोई भी व्यक्ति न केवल दूरी तय कर सकता है और यात्रा कर सकता है, बल्कि ये व्यायाम का भी एक अच्छा रूप है। साइकिल चलाने की सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल है। आजकल लगभग हर घर में साइकिल मिल जाती है। बच्चों को तो साइकिल चलाने का शौक होता है, जिससे साइकिल टायर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को भारत में शुरू करना सबसे अच्छे व्यवसायों में से एक है। अगर आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो बाइसिकल टायर एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जैसे आपको इस बिजनेस के लिए 2 से 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। साथ ही एरिया के तौर पर आपको 3,000 से 3,500 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होगी। इस एरिया में आप 90 से 100 वर्कर्स के साथ इंडस्ट्री रन कर सकते हैं। वहीं मशीन्स और पूरे प्लांट को चलाने के लिए 450 से 500 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है आपके लिए ये सेशन काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको YouTube चैट बॉक्स पर मिल जाएगा। तो अगर आज के टॉपिक को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो जूम सेशन से जरूर जुड़िएगा, जहां आप अपने सवाल एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।